देखो याद करने का तरीका, याद करने का क्या तरीका, बैलेंस शीट में तीन चीजें, पहली दो एक साथ आएगी, तीसरी अलग आएगी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, तीसरी हुई आपकी एसेट्स। इक्विटीज के दो हिस्से, लायबिलिटीज के दो हिस्से और एसेट्स के दो हिस्से। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज का पहला हिस्सा शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा हिस्सा शेयर एप्लीकेशन रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। लायबिलिटीज के दो हिस्से कौन कौन से? लायबिलिटीज के दो हिस्से बोले तो क्या है, शेयर, नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज। तो एसेट्स के कितने हिस्से? दो हिस्से, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है। अच्छा, नॉन करंट किनको बोला? मोर देन 1 ईयर, जो बिजनेस में कितने साल से ज्यादा के लिए रहेंगे? मोर देन 1 ईयर। ठीक है। और करंट किसको बोला? जो लेस देन 1 ईयर और 1 ईयर, जो 1 साल या उससे कम के लिए रहेगी वो अलॉटमेंट। अच्छा, एसेट्स ऐसी कौन सी जो 1 साल से ज्यादा के लिए बिजनेस में रहेगी, फॉर मोर देन 1 ईयर, और इसे बोला लेस देन 1 ईयर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्या? नॉन करंट किसको बोलेंगे और करंट किसको बोलेंगे? नॉन करंट उनको बोलेंगे जो 1 साल से ज्यादा के लिए रहे, और करंट किसको बोलेंगे जो 1 साल से कम के लिए रहे। ए बेटी सर इतनी देर में तो 10 रुपए की अगरबत्ती खरीद के आते पास में से। इधर मिल जाएगी। जाएगा कौन? हो गया। देखो सुनो, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज। यहाँ पे हमने जितने शेयर्स अलॉट करे वो सब आते पूरे, प्रेफरेंस शेयर्स कितने अलॉट करे, इक्विटी शेयर्स कितने इशू करे अलॉट करे, जितने हमने आज तक कंपनी के शुरुआत से लेके जितने आज तक मार्केट में शेयर्स इशू करे और जो आज भी चल रहे, वो सब शेयर्स कहां पर आते हैं? वो इधर आते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इधर आते हैं। फिर आया रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस माने क्या? तो ऐसे प्रॉफिट्स जो अभी तक हमने बांटे नहीं है, रिजर्व में रख रखे, सरप्लस में रख रखे। सरप्लस माने प्रॉफिट्स, रिजर्व माने ऐसे प्रॉफिट्स जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ऐसे प्रॉफिट्स जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। बात समझ में आई कि नहीं? तीसरा आया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। पता है ये चीज एग्जाम में आती ही है। आप इसको बोलो कि भैया ये चीज तो एग्जाम में पूछी ही नहीं जाएगी, ठीक है? आती है? नहीं आती है। तो फिर आपने क्यों लिखी? क्योंकि फॉर्मेट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? फॉर्मेट का हिस्सा है। इसको लिखना ही नहीं है, ये पूछते भी नहीं है। ठीक है। अब जो इक्विटी का दूसरा हिस्सा है ना, ये है लीस्ट इंपॉर्टेंट। ये कभी सभी आता है तो आता है, नहीं तो कोई नहीं आता, इसे भी कोई नहीं पूछता। ठीक है, इसे भी कोई नहीं पूछता। मुझको तो डाउट है कि सबको पूछेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पे आया, ये कितने नंबर का आएगा? ये एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर के लिए, एक आएगा 4 नंबर के लिए, और रेशोज में आएगा कॉमन। तो मतलब 20 नंबर टोटल। इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके हो गए 4 हिस्से, 1 2 3 4। ठीक है। दोनों लायबिलिटीज के कितने कितने हिस्से? 2 4 नॉन करंट के 4 हिस्से और करंट के 4 हिस्से। ठीक है। देखो सबसे पहला आया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सबसे पहला क्या आया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब देखो सुनो, अगर मैंने नॉन करंट के लिए बोला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो करंट के लिए क्या बोलूंगा? पहला शॉर्ट।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। दूसरा आया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब सुनो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है। सपोज करो कि इस साल मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनी 1 लाख रुपए की। कितने की बनी? 1 लाख की। लेकिन मैंने अजम्पशन के तौर पे 80,000 के ऊपर टैक्स भर दिया, 80,000 का टैक्स भर दिया। टैक्स लायबिलिटी थी कितनी मेरी? 1 लाख। भरा कितना? 80,000। भरना और कितना बाकी है? तो ये मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। अरे बोलो। अच्छा, फिर ये क्या है? पूरे साल की इनकम के ऊपर है, जो साल के बाद लगती, मतलब 1 साल से ज्यादा। इसीलिए इसे कहाँ लिखा? नॉन करंट में लिखा। कहाँ लिखा? नॉन करंट में लिखा। बात समझ में? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म में एक इंपॉर्टेंट लायबिलिटी आती है जिसे हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कि भैया हमें पूरे व्यापार में कितना पैसा बाहर के लोगों को देना है। इसमें आते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, ठीक है। अब सुनो तीसरी चीज फिर से कहूं, इधर मैंने बोला अदर। सर अगर यहाँ पे लगाओ ना, यहाँ पे वो हर्ष भाई हाथ में मच्छर मारे जा रहा है। अदर करंट, किसी का खोल दिया हुआ था। अदर करंट लायबिलिटीज। क्या बोला उससे मैंने? अदर करंट लायबिलिटीज, सॉरी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नीचे क्या आ जाएगा? अदर्स करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी। इसको अच्छा अब सुनो कितनी चीजें सेम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अदर करंट लायबिलिटीज तो अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अब चौथी चीज फिर से सेम। 4 बजे तेरे घर आया ना। अच्छा बैठ जा बच्चे। अब देखो चौथी चीज फिर से सेम। चौथी चीज क्या हुई? फिर से सेम हुई। इधर आया लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लेके चल ले जाऊंगा आई डोंट। क्यों? क्यों कैसे? हाँ वो भी। तो नीचे क्या आया? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। लायबिलिटीज याद करना सबसे आसान काम है। हर्ष, सबसे आसान काम क्या है? लायबिलिटीज को याद करना। 4 चीजें। पहला हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो करंट में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ऊपर नॉन करंट में आया अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, तो नीचे क्या आएगा? अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज। फिर क्या लिखा? लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो नीचे क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बीच में जो एक चेंज हुआ सेकंड वाला, वो क्या है? इधर आ गया ट्रेड पेबल्स और इधर आ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इतना अंतर और पूरा आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज वाला साइड क्या हो गया? कंप्लीट। बात समझ में आई? सेम है ना बट लिखो। I don't have space to write here. कुर्सी है। अरे यार in my book, notebook. भाई वीडियो रोक कर। जब मैंने बोला नॉन करंट असेट्स, क्या बोला? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब हुआ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा तक रहने वाली है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोला जिसको हमने। तो सरकार को 1 लाख एस्टिमेट करो, टैक्स भरो कि हम इस साल कितना प्रॉफिट करने वाले, उस बेसिस पे टैक्स भरा था।
तो तुमने 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी भर दी, लेकिन एक्चुअल बनी कितने की? 80,000 की। अब बताओ तुमको सरकार से कितने रुपए लेना बाकी? 20,000 रुपए लेना बाकी है। 20,000 ज्यादा भर दी, सेट हो जाए तो वो डेफर्ड टैक्स असेट हो गया। वो क्या हो गया आपके लिए? डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गया। लफड़ा क्या है ये बार-बार क्यों दे दिया? फिर आया लॉन्ग टर्म assets, लॉन्ग टर्म लोन्स से एडवांसेस एंड एडवांसेस। आपने किसी को पैसा उधार दिया लंबे समय तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है बैंक्स के लिए। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? बैंक्स के लिए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, या फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमें लोन देती लंबे समय के लिए। बैंक से लोन लिया तो बैंक ने लोन दिया, तो बैंक जब लोन देती तो उसे रिकॉर्ड कहाँ करती? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। अब जो कहीं भी नहीं आए वो सब उठ के कहाँ पे आ जाएगा? इधर में आ जाएगा, अदर नॉन करंट असेट्स। आई बात समझ में? लाइक एग्जांपल ठीक है। बैंक, यूज टूल्स जो मशीन पे लग रहे, स्पेयर पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स, डन। और बस इतना ही पता और यही होंगे सर। किसी के कोई बॉन्ड्स हमने सिक्योरिटी के तौर पे रख रखे हो, वो कोई चेक हमको देके गया होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें। ये बता मुझे बैंक वाला ये जो आपने देखो लिखा है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो हमें लोन एंड एडवांसेस दे कौन रहा है? बैंक्स दे रही है या फाइनेंशियल कंपनीज दे रही है? जैसे बजाज फाइनेंस हो गई, या फिर जैसे आपकी पंजाब नेशनल बैंक हो गई, एसबीआई बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, BOI बजाज फाइनेंस हो गया, है ना? तो ये सब क्या है? ये पैसा उधार दे रहे हैं हमें। टाटा कैपिटल पैसा दे रही है हमको उधार। आई बात समझ? तो ये जो पैसा हमको उधार दे रही, तो ये लिखेगी कहाँ पे? तो ये लिखेगी हमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, कि भैया इनसे हमको इतना पैसा लेना बाकी है। बात आई समझ में? टाइप्स ऑफ मेजर करंट असेट्स, ठीक है, जो बचपन से पढ़ता है, ठीक है। सबसे पहली क्या है? सबसे पहली है इन्वेंट्रीज। करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज माने स्टॉक, इन्वेंट्रीज माने स्टॉक, स्टॉक, ठीक है। दूसरा हुआ आपका करंट इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से कम के लिए रहेगी। अब पता है करंट इन्वेस्टमेंट्स हम क्यों करते हैं? ये कैश रिजर्व्स को ब्लॉक करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास पैसा है, तो मैंने बोला भैया मेरे को 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद किसी को पेमेंट करना है, और अगर हाथ में रहेगा तो क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। तो इन दिस केस में क्या करता हूँ? कुछ चीजें खरीद लेता हूँ, जैसे गोल्ड खरीद लिया या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, फॉर दैट 2 और 3 पर्टिकुलर वीक्स, भैया इतने से ज्यादा। अब जब मेरे को पैसा देने की बारी आएगी तो मैं क्या करूंगा? उन असेट्स को बेचूंगा, उन इन्वेस्टमेंट्स को बेचूंगा और पैसे में कन्वर्ट कर लूंगा। तो पता है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल होते हैं, इक्वल टू कैश एंड बैंक। किसके बराबर होते हैं ये? कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक के बराबर होते हैं। तीसरा आया सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में कौन कौन व्यक्ति आते हैं? पहले डेटर्स आते हैं जिनसे पैसा लेना है, और दूसरे आते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। दूसरे क्या है हमारे? बिल्स रिसीवेबल्स। आई बात समझ में कि नहीं है? पक्का? चौथा और इंपॉर्टेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीजें जो कैश है या कैश के बराबर है, कैश के बराबर है, लेकिन कैश के बराबर एक चीज मैंने ऊपर लिखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कैश के बराबर क्या है, एक तो ये है और एक ये है। अब आखिरी के दो देखो करंट में, नॉन करंट में, आखिरी के दो देखो नॉन करंट में कौन कौन से, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट्स। तो इधर क्या आ जाएगा, फिफ्थ पॉइंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस। और सिक्स पॉइंट आया अदर करंट assets. और इसी के साथ यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट का टोटल क्या हो जाएगा, खत्म। लिखना है। लाइबिलिटीज के दो पार्ट, इक्विटी के दो पार्ट कौन से, शेयर होल्डर्स फंड और एप्लीकेशन रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इन दोनों को मिला के बनी क्या, इक्विटी। इन दोनों को मिला के क्या बनी, इक्विटी। इक्विटी बनी। फिर इन दोनों को मिला के क्या बने, डेट्स। डेट्स बोल लो या टोटल डेट्स बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। बात समझ में आई, पक्की बात। इसको अगर टोटल डेट्स बोला तो इसको अकेले को क्या बोला, डेट्स बोल दो। इसको अकेले को क्या बोलो, डेट्स बोलो, ठीक है। और अगर मैंने इन तीनों को मिक्स करा 1, 2 और 3, तो ये बन गए आपके कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बन गई आपकी, कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ में आई कि नहीं है हर्ष, यही समझना था बच्चे। मतलब अब जो भी अमाउंट आपका आ रहा है, आपको उसमें आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो सुनो, यहाँ पे जब मैंने परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करा तो बात करी टोटल की, बात किसकी करी, टोटल्स की। तो टोटल्स का जो भी परसेंटेज निकलेगा दोनों ईयर का, वो क्या निकलेगा, 100। कितना कितना निकलेगा, 100। क्योंकि हमें इसी को कॉमन बेस लेना है और इन सारी चीजों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अच्छा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है किसको? अब देखो यहां पे हेडिंग डाली इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। 1, 2, 3, 4, थैंक यू। तो ठीक है। जहां पे शेयर होल्डर्स फंड है आपका, 37 हो गई। अभी तक मेरा सूत्र नहीं आया, क्या कौन सा आया कि शेयर होल्डर फंड है आपका, सपोज करो प्रीवियस ईयर के लिए 5 लाख रुपए का। सर परसेंट कैसे निकालेंगे वो बता रहे हो ना। हाँ, ये छोड़ दो। तीसरा आया नॉन करंट लाइबिलिटीज। तुम्हारा फोन तो फोन मेरे पास नहीं है। कहाँ है? मेरे पास फोन लगाना है, फोन लगाओ ना। अरे पढ़ाई तो होती रहेगी, वरना घर का ऐसी आएगी, फोन से लगाना है, फोन तो लगाओ। देखो तो टोटल कितना निकला बैलेंस शीट का प्रीवियस ईयर का, 10 लाख रुपए निकला, जिसमें से 5 लाख रुपए की हमारी इक्विटी शेयर्स है, शेयर होल्डर्स फंड है। नॉन करंट लाइबिलिटीज है 3 लाख रुपए की, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 2 लाख रुपए की। तो टोटल कितना हो गया, 10 लाख। 10 लाख है। और मुझे परसेंटेज निकालना किसका है, शेयर होल्डर्स फंड का निकालना, तो ऊपर उसको डालो। ₹5 लाख यहाँ पे डालें,
इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो टोटल से कंपेयर करा और इंटू 100। चलो ये 0 से ये 0 गए, ये 0 से ये 0 गया, आंसर आ गया 50%। तो यहाँ पे क्या लिख दो, शेयर होल्डर फंड के आगे 50 परसेंटेज तो ऊपर लिखा ही है ना, बस क्या डाल दो 50, 30, 20, फिर 30 और फिर 20। अच्छा ऐड करो तो क्या 100। एक करोड़ बता दो। चल टोटल देखो, टोटल कितना है 10 लाख का टोटल है। फिर शेयर होल्डर फंड कितने का है? 5 तो 5 लाख को 10 लाख से कंपेयर करो, कर दिया। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 लगा दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। 3 लाख अपॉन में 10 इंटू 100 हम्म, कितना आ गया, 30 आ गया। 2 लाख अपॉन में 20 10 लाख हाँ इंटू 100 20 कितना आ गया, 20 20 लाख आ गया। समझ गया। आई बात समझ में? चलो अब यही सेम चीजें फिर से लिखते हैं। अब बताओ कितना कितना आएगा। 60, 20, 20, 60 20 20 क्या 100 हो गया? अच्छा अब देखो इसका common किससे sense करने का निकाला? फायदा क्या निकला? इसका किससे निकाला? 6 लाख अपॉन में 10 लाख, 6 लाख अपॉन में 10 लाख इंटू 100 60। तो चलो अब देखो सुन, यहाँ पे कॉमन साइज में कन्वर्ट क्यों करा, कॉमन वैल्यूज में कन्वर्ट क्यों करा, ताकि ये पता चल सके कि हम पिछले साल के मुकाबले आज कहां पर खड़े। अच्छा बताओ क्या शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज। इंक्रीज हुआ पर्सेंटेज वाइज। अच्छा प्रोपोर्शनेटली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? इंक्रीज डिक्रीज हुई है। अच्छा करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज। सेम है। ये कंक्लूजन बनाया हमने, क्या बनाया ये हमने, कंक्लूजन बनाया हमने। अच्छा चलो फिर से अब इसको चेंज करते हैं, है ना। अब बताना रेशोस क्या निकली। क्या डाला? 12 11 लाख, 12 लाख 12 लाख 12 लाख। तो नीचे तो चेंज आएगा ना। नीचे भी लाख भी चेंज आएगा। आएगा। अब बताओ क्या परसेंटेज बनेगा 60 और 20, 20 वही है। है? अच्छा देख क्या बनेगा परसेंटेज। तो देख रहा है 60, 20, 20 लिखना 60 20 20 60 20 20 कर पाए कि हमारी जो शेयर होल्डर्स फंड है वो इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, हमारे ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज थी नॉन करंट लाइबिलिटीज थी वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। अच्छा इधर देखो 3 लाख से 4 लाख हुई है, इंक्रीज हुई है अमाउंट में, लेकिन परसेंटेज वाइज क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। परसेंटेज वाइज क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। मैंने इन दोनों अमाउंट्स को 100 से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। क्या कर दिया मैंने इन दोनों अमाउंट्स को 100 से कंपेयर कर दिया। इसी को बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसी को, कॉमन साइज स्टेटमेंट। लिख लो।